नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हो गया है। पावस सत्र को लेकर जिस तरीके की संभावनाएं थी कि यह सत्र हंगामा खेज होगा और सत्तारूढ़ दल के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली होगा। अभी तो सिलसिला शपथ ग्रहण का चल रहा है, सांसद शपथ दे रहे हैं और सिलसिला कल तक चलना है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कहीं ना कहीं सामने आ गया है, जो रार है, टकरार है, उसे लेकर स्थितियां सामने आई और साथ साथ विपक्ष के तेवर तीखे होने की जैसी संभावनाएं थी, वैसे ही कुछ तीखे तेवर उसने पहले ही दिन दिखाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहले दो दौर थे उनके 10 वर्षों का कार्यकाल, वो दौर और ये तीसरा जो उनका टर्म है, इनमें अंतर अभी से नजर आने लगा है। आज प्रधानमंत्री कुछ नजर आया कि वो थोड़ा सा कहीं जो पहले की स्थितियां थी उससे इतर है उनके हालात, और उन्होंने एक कातर भाव में कुछ अपीलें की और साथ साथ ये भी कहा कि विपक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करे, हंगामा ना करे, उसे जो उसके पास दायित्व मिला हुआ है उसको उसी तरह से निर्वहन करना चाहिए जिसकी की आवश्यकता। यानी अब कुछ जो मैं इतर होने की बात करता हूं वो साफ दिखलाता है कि जो विपक्ष का संख्या बल है, वो उसकी जो धमक है या उसकी जो हंगामा करने की स्थिति है या जो वो सत्तारूढ़ दल को घेर सकता है, उसे सत्तारूढ़ दल, उसके मुखिया प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं, टीम उनकी समझ रही है। और अभी तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो निशाना साधा, वो साधा विपक्ष पर, कहीं ना कहीं जो प्रतिपक्ष है कह सकते हैं, कांग्रेस को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया इमरजेंसी को लेकर। 25 जून 1975 वो दिन था जब देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। वो घोषित आपातकाल था। प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी जी विराजमान थी और कहीं उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। लेकिन जब कहते हैं कि उंगली किसी पे उठाइए तो बाकी उंगलियां आपके स्वयं की तरफ होती हैं, विपक्ष ने भी करारा जवाब दिया है, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उन्होंने सीधे घेराबंदी की है और स्मरण कराया है कि वो तो चलिए घोषित आपातकाल था और उसकी कब तक बात करेगा सत्तारूढ़ दल, कितना उसको गाएगा। अभी जो है हालात, वो अघोषित आपातकाल की जो स्थिति, उस पर बात प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते हैं। तो हम जो हमारी ये नियमित 2 बजे की चर्चा होती है, इस चर्चा पर आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ना है हमारे खास मेहमान जो इस शो में रहते हैं, श्री प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसी उम्मीद थी सर की जो ये सत्र है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, इसमें विपक्ष अब उस तरीके से पेश नहीं आएगा, खामोश बैठने वाला नहीं है, और आज उसकी झलक दिखलाई दी। और वो घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल को लेकर भी आपस में द्वंद्व छिड़ गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर, अखिल सर। देखिए संजीव जी, वास्तविकता में मैं इस बार केवल सत्ता पक्ष के कार्य प्रणाली को नहीं देख रहा हूं, मैं विपक्ष की भी कार्य प्रणाली को देखूंगा। क्योंकि ये जो चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, ये विपक्ष नहीं जीता है, ये जनता जीती है, जनता ने जिताया है, मैंने और आपने जिताया है। और देश की जनता ने विपक्ष से अपेक्षा क्या की है? हमने अपेक्षा यह की है कि हमारे जो असली मुद्दे हैं उन पे केंद्रित कीजिए मुद्दों को। ये जो सत्ता पक्ष हिंदू, मुसलमान, सिख और जाट और यादव और पता नहीं क्या क्या जात और धर्म पे देश को तोड़ता रहता है, इससे मुद्दों को हटाइए। मेरे बच्चों को बेरोजगारी से हटाइए, उनको रोजगार दीजिए। आज ये स्थिति है संजीव जी, और ये आप क्या, मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा विश्व देख रहा है। एक पेपर बिना पेपर लीक के नहीं हो रहा है। करोड़पति लोग, जो 75 लोग हिंदुस्तान के हैं, उनके पास जितनी संपत्ति है उतनी 65 करोड़ लोगों के पास हिंदुस्तान में नहीं है। सारी संपत्ति पूंजीपतियों के पास जा रही है। गरीब को गरीब से गरीब बनाया जा रहा है। बिहार के अंदर पुल टूट रहे हैं, रोज एक पुल टूट जाता है। आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। मणिपुर के अंदर 13 महीने से शांति स्थापित नहीं हो रही है। और अगर इसके बाद आप ये कहते हैं कि विपक्ष जो है चुपचाप बैठ जाए, तो विपक्ष को भी मैं दोष दूंगा। हम नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, हम नहीं गए, हमने आपको भेजा है। और आपका कर्तव्य है मूल मुद्दों पे लाइएगा चीजों को। इधर उधर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पीओके को ले लेंगे और चीन को ये कर देंगे और फलाने को लाल आंखें दिखा देंगे, इस तरह की नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के बच्चों को अगर आपने रोजगार दे दिया, अगर उनको अच्छी शिक्षा दे दी,
अरे आप बताइए संजीव जी, खुद बताइए, अब शिक्षा की आवश्यकता क्या है किसी बच्चे को? अब उन्हें कोचिंग लेने की आवश्यकता क्या है जब पेपर लीक ही होने और पेपर में बेईमानी होनी है? एसओपी एसओपी की बात करते हैं कि साहब एसओपी होगी और जनता को ऐसा करना चाहिए, विपक्ष को ऐसा करना चाहिए। ये जो एनटीए है इसकी कोई एसओपी नहीं थी। किस अधिकार से इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए? इसका माने बेईमानी की मंशा थी, पेपर बेचे गए, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए और इसमें राजनीतिक, अच्छा 4 स्टेट के अंदर सारी ये दुष्टता हुई है। 4 स्टेट में कौन कौन सी स्टेट हैं? बिहार जी, किसकी सरकार है? नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा राइट किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी और जजपा की। महाराष्ट्र किसकी गुजरात। सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। गुजरात में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। इसका माने सारे पेपर लीक उन स्टेट्स में हुए हैं जहां डबल इंजन की सरकार है। क्या माननीय मोदी जी इसीलिए डबल इंजन सरकार बनवाना चाहते थे कि हर स्टेट के अंदर पेपर बिके? जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनके अंदर पेपर क्यों नहीं बिक रहे हैं? पुल धंस रहे हैं इस प्रकार से देश के अंदर। इतनी बुरी, हरियाणा से जाने वाला पानी दिल्ली का रोक दिया है, जैसा आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं। क्या दिल्ली वालों ने 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताई क्या? अच्छा इमरजेंसी की बात करते हैं, मैं तो उस समय जवान था, मेरी तो 18 साल की उम्र थी और हमने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इमरजेंसी में ट्रेनें टाइम पे चलती थी, सरकारी अधिकारी समय पे पहुंच जाते थे, टीचर्स क्लास में समय पे पहुंचते थे। बदमाशी थी, लोकतंत्र की हत्या थी, हमने उसका विरोध किया था। लेकिन आज के तारीख में तो आप सोचिए, किसान अगर दिल्ली आना चाहता है, अपनी आकाओं से मिलना चाहता है, अपने मूल्य लेने आना चाहता है, तो आप किले गाड़ देंगे क्या? इमरजेंसी में इंदिरा जी के जमाने में किले गाड़ी गई थी? कहीं बोल्डर लगाए गए थे? आंखों में अश्रु गैस छोड़े गए थे? केवल यह था कि लोगों को, जो राजनीतिक लोग थे, उनको जेल में रख दिया था। अच्छा मैं जेल में मिलने गया क्योंकि मेरे रिश्तेदार जेल में थे, इमरजेंसी में अपोजिशन में थे वो। अच्छा वहां गया तो वहां तो मस्ती हो रही थी। लखनऊ का जो वहां का जेल था, सेंट्रल जेल था, उसमें सारे नेता जो थे अपना खाट बिछी हुई थी और गप्पे हो रही थी और आनंद हो रहा था, इसलिए कि सारे राजनीतिक लोग जेल के अंदर थे। अरे आज के तारीख में तो आप 6x9 के कमरे में हेमंत सोरेन को और अरविंद केजरीवाल को बंद कर रहे हैं। उनको जानबूझ के आप इंसुलिन नहीं दे रहे हैं। क्या ये इमरजेंसी पीरियड में आपने सुना था? इमरजेंसी गलत थी, इमरजेंसी देश के लोकतंत्र का एक हत्या का प्रयास था, हमने उसका विरोध किया था और आज भी हम अघोषित इमरजेंसी का भी विरोध कर रहे हैं। और मरते दम तक अगर इंडिया अलायंस कल जाएगा, राहुल गांधी भी आएंगे और वो भी कीलें गाड़ेंगे। अगर आज बता रहा हूं आपके कार्यक्रम में, अगर किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ी, अगर उनकी आंखें फोड़ी, अगर 13 महीने उनको सताया, तो राहुल जी हम भी आपका विरोध करेंगे। हमें न राहुल गांधी से मतलब है, ना हमें मोदी जी से मतलब है, हमें तो देश की जनता से मतलब है, देश की गरीब जनता से मतलब है। और एक शिक्षक हूं, मुझे अपने छात्रों से और देश के युवाओं से मतलब है। अगर जो भी उनके खिलाफ काम करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। उस समय भी किया था, आज भी करूंगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि वो दौर और आज का दौर, हम यही बात करें अघोषित आपातकाल। आपने बहुत तस्वीर खींची कि 6x9 का कमरा, और वो तो ये भी उन्होंने बताया कि दर्जन भर कैमरे, लगातार वॉच करना और आपके जो वो दैनिक के जो नित्य कर्म होते हैं वो भी ना करने देना। और आप कह रहे हैं कि काला धब्बा था वो 1975, और साथ साथ आपने ये भी कहा है कि देश को जेल बना दिया गया था। और जो आप कहते हैं सर कि वास्तविकता जो है, चाहिए क्या देश को, तो काला धब्बा है सच, महंगाई, बेरोजगारी, इससे मुक्ति चाहिए ना जनता को। क्या कहिएगा आप? नहीं नहीं, यही है। देखिए मेन मुद्दे हमारे दैनिक चर्या के मुद्दे क्या। देखिए मुझे कष्ट होता है, आपको भी संजीव जी कष्ट होता होगा। चलिए परमेश्वर की कृपा है, हम अपने घर के अंदर एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन हम बाहर जब देखते हैं, ठेले वालों को, बेचारों को सब्जी बेचते हुए देखते हैं, गर्मी में देखते हैं। आप बताइए संजीव जी, आप घर से निकलते होंगे, कहीं आपको प्याऊ दिखते हैं? कहीं पानी दिखता है क्या? जानवर प्यास से तड़प रहे हैं, आदमी प्यास से तड़प रहा है। 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में देश का गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, बेचारा परेशान है। उसकी तरफ आपको कोई परेशानी नहीं है। आप तो यह है पूंजीपतियों के ऋण माफ कर दो। अच्छा चलिए, फिर उसमें अर्थशास्त्री आ जाते हैं, नहीं साहब वो राइट ऑफ नहीं होता है, वो एडजस्टमेंट होता है। अरे भैया एडजस्टमेंट गरीब लोगों के साथ भी कर दो। आपने किसानों के लोनों का रिशेड्यूलमेंट रिहेबिलिटेशन सुना है क्या? आपने वन टाइम सेटलमेंट सुना है क्या? आपने 1-2 लाख रुपए लेने वालों के लोन को
रीसेटल करने की बात सुनी है क्या? सारी सुविधाएं अमीरों को हैं। अभी एक एग्जाम हुआ, उसमें गुजरात की एक एग्जामिनेशन एजेंसी थी, उसको ठेका दिया गया, वो आदमी बेईमानी करके विदेश भाग गया। ललित मोदी, नीरव मोदी 10 साल हो गए, अभी तक वापस आने का कोई नामो निशान नहीं है। अब उनको बुला रहे थे वो दाऊद इब्राहिम को। अरे अपने ही लोगों को पता नहीं कितने 70-80 धोखेबाज जो है हिंदुस्तान छोड़ के विदेश चले गए। असली मुद्दों पे आइए, देश के असली मुद्दे क्या हैं? देश का असली मुद्दा है संविधान की रक्षा, देश का असली मुद्दा है लोकतंत्र की रक्षा, देश का असली मुद्दा है सद्भाव संभाव, देश का असली मुद्दा है बेरोजगारी, देश का असली मुद्दा है अग्निवीर, देश का असली मुद्दा है किसानों को एमएसपी की गारंटी, देश का असली मुद्दा है महंगाई पे कंट्रोल। ये असली मुद्दे हैं। आप कभी वो, अच्छा एक और चीज देखिए, हिजाब के ऊपर इन्होंने कितना बवाल मचाया बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर। और परसों जो मोदी जी वहां अपना सेल्फी खिंचवा रहे थे, सारी महिलाएं हिजाब पहन के खड़ी हुई थी। अब बताइए, अरे भैया अगर तुम्हें हिजाब से इतनी ही द्वेष है, तुम्हारे भक्तों को इतना द्वेष है कि हिजाब पे दंगा करते हैं, तो हिजाब वाली लड़कियों के साथ फोटो क्यों खिंचा रहे थे? इसका मतलब यह है तुम नौटंकी करते हो, ना तुम्हें हिंदुओं से कोई स्नेह है, ना मुसलमानों से है, ना सिखों से है, तुम्हें स्नेह केवल अपनी राजगद्दी से है। और देश की जनता ने इस बार बहुत बढ़िया निर्णय दिया है। इस बार ये मजबूत सरकार नहीं है, इस बार एक ऐसी सरकार है, लाचार सरकार है। और मोदी जी लाचार सरकार कैसे चलाते हैं ये अगले 2-3 महीने में दिख जाए। बिल्कुल अखिल सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो पानी की आपने बात कही। हम लोग देख रहे हैं कि आप तो दिल्ली जो लगे हुए वहां बैठे हैं क्षेत्र में, वही हरियाणा है जहां से पानी आना चाहिए। और सरकार, क्या एक विडंबना है कि वो दिल्ली का पानी का, ठीक है कि चलिए सरकार में वहां राज्य की जो सरकार है वो केजरीवाल या आप पार्टी की है, लेकिन पूरा दिल्ली प्यासा है, नहीं आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आप कहते हैं कि नौटंकी की जो आपने बात की, आज उन्होंने कहा अपने भाषण में कि विपक्ष को जो है नौटंकी नहीं करना चाहिए, बहस करना चाहिए, और साथ साथ उनका सब्सटेंस चाहते हैं लोग, स्लोगन नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, तो इस पर भी सर आपकी टिप्पणी। आप ये बताइए, हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली के लिए पानी छोड़ा, हरियाणा से ही पानी आएगा दिल्ली के अंदर, हरियाणा ने उस पानी को नहीं आने दिया। अच्छा, दिल्ली की जनता ने गलती क्या की है, बता दीजिए गलती क्या की है? 7 सीटें पार्लियामेंट की जिताई है भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को तो नहीं जिताई। किस बार का दंड दे रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, जब संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली की सरकार लोकतांत्रिक सूबे चुने हुए चीफ मिनिस्टर चलाएंगे, आपने उसको ओवररूल कर दिया। भाई किया ना केंद्र सरकार ने, अध्यादेश लाए, अध्यादेश लाके कहा कि नहीं एलजी है असली सरकार, तो हर फाइल तो एलजी के पास जाती है, बिना एलजी के स्वीकृति के कोई काम नहीं होता है। तो भैया जब एलजी की सरकार है तो केजरीवाल को दोष क्यों दे रहे हो? फिर आम आदमी पार्टी को दोष क्यों दे रहे हो? अगर दिल्ली की जनता प्यासी मर रही है तो एलजी का घर घेरो, फिर केजरीवाल का घर क्यों घेर रहे हो? तुम्ही ने तो अध्यादेश लाए हो जिसके अनुसार एलजी सरकार है, मुख्यमंत्री सरकार नहीं है। अगर लोकतंत्र में, अगर जैसा संविधान पीठ ने कहा था और अरविंद केजरीवाल सरकार के मुखिया होते तो अरविंद केजरीवाल का घर घेरते, आज तो एलजी का घर घेरना चाहिए। तो वास्तविकता में केवल अगर कोई भी आदमी अपने बुद्धि का उपयोग करे, कोई भी सही में देश की स्थिति को समझे, आप एक निरीह आदमी को पकड़ के पीट देते हैं और उनको जो है बदनाम कर देते हैं। अरे देश में जो अच्छे लोग हैं उनको एकजुट करने की आवश्यकता है, देश के जो खराब लोग हैं चाहे किसी धर्म जाति के हों उन्हें अलग करने की आवश्यकता है। अब बताइए, अयोध्या वासियों को कितनी गालियां दी हैं भारतीय जनता पार्टी के भक्तों ने। अयोध्या ने क्या गलती कर दी बताइए, क्या गलती की संजीव जी? एक दलित को अगर जिता दिया, एक राजपूत को हरा दिया, तो क्या गलती की? क्या दलित हिंदू नहीं होते? भाई कितनी गालियां दी हैं सोशल मीडिया में, मेरे पास भी आई होगी, आपके पास भी आई होगी, अयोध्या पे। और वहां भभूत लगा के और त्रिपुंडा लगा के सामान नहीं खरीदना है उनसे उनसे प्रसाद नहीं खरीदना है, उनसे अगरबत्ती नहीं लेना है। हर चीज पे आप इस तरीके का जो एक छाती पीटने वाली जो आप बात करते हैं, वो बड़ा अजीब सा एक कृत्य है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा दुष्टता देखिए, बिहार के अंदर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं हम यादवों का काम नहीं करेंगे। माने भगवान श्री कृष्ण की संतान है यदुवंशी, उनका मतलब ये क्या हिंदू नहीं है यादव? क्या पासी समाज का व्यक्ति अगर अयोध्या के अंदर इलेक्शन जीतता है तो वो हिंदू नहीं है क्या? हरियाणा के और राजस्थान के जाट हिंदू नहीं है क्या? वहां पे एंटी जाट अपनी 36 बिरादरी लेके खड़े हो जाते हैं।
उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर एंटी यादव अपना स्टैंड लेके खड़े हो जाते हैं। अरे तुम कहां हिंदुओं के शुभ चिंतक हो भाई? हमारे लिए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भगवान की बनाई हुई सृष्टि के हर जीव जो है हमारा है, क्योंकि हम सनातनी हैं। तुम सनातन विरोधी हो। अरे भगवान श्री राम ने तुमको दंड दिया है, अयोध्या हरा दिया, रामेश्वर हरा दिया, नासिक हरा दिया। जहां जहां भगवान श्री राम गए वहां वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये भगवान श्री राम ने दंड दिया है, इसको इसकी गाली गलौज तुम जनता के साथ क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर मैं लौटूंगा, संसद पे ही लौटता हूं। संसद में जो आपने संविधान की बात की, हम देख रहे हैं कि भले ही बातें प्रधानमंत्री संविधान को लेकर बड़ी बात करें, बहुत ढिंढोरा पीटें, लेकिन जो संविधान की जो मूल भावना है उससे वो उसको अंगीकार नहीं करते। कथनी और करनी में बहुत, जैसे आपने भी एक उदाहरण दिया था, वैसे ही कुछ उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी हम ये देख रहे हैं प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी वहां जो दिखा हुआ, उसे वो 3 सांसदों ने उसको कहीं बायकॉट किया। ये कैसे, इसमें जो बात, ये भी एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है प्रधानमंत्री जी की ओर से बात संविधान की, और आप उससे इतर काम करते हैं? देखिए, प्रोटेम स्पीकर में भी आपके पास जब ये भर्तृहरि मेहताब और के सुरेश के बीच में चयन करना था आपको, के सुरेश दलित हैं, आपको ये एक आपकी लार्ज हार्ट दिखाता, आपके बड़े दिल को दिखाता। अगर के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर का क्या बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है क्या? अरे 1-2 दिन का मामला है, शपथ दिला देंगे, नया स्पीकर चुन लिया जाएगा। एक दलित व्यक्ति को अगर आप प्रोटेम स्पीकर, आज सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद जी को सम्मान दिया है, उनके पास गई हैं खुद और उनके कान में कुछ बातें की हैं, और जिस प्रकार से अखिलेश, अच्छा यही तेजस्वी यादव ने किया है बिहार के अंदर। वहां अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से जीते हैं और कुशवाहा समाज के आते हैं, संसदीय दल का नेता उसको चुना है। भाई सीधी सी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी को 90% सवर्णों का वोट मिलना है, मैं सवर्ण हूं इसके बावजूद कह रहा हूं, अगर 90% वोट सवर्णों का बीजेपी को ही मिलना है और अपोजिशन पार्टी को केवल दलित और ओबीसी का ही वोट मिलना है, आदिवासियों का ही वोट मिलना है, तो भैया तुम कम से कम मैसेजिंग तो अपनी ठीक रखो। फिर काहे के लिए उनके दरवाजे पे डोलते हो बिना बात के लिए? तो वहां पे औरंगाबाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजपूत जीता हो, इस बार कुशवाहा को जितवा दिया उन्होंने। तो मानी बात है कि दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को, दबे कुचलों को जब तक आप प्राइवेटाइजेशन करते चले जाएंगे तो सरकारी नौकरियों में उनका अधिकार वैसे ही चिंता चला जाएगा। अभी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। अब धीरे धीरे सभी की नौकरियां खा रहे हैं, केवल पेपर लीक कराते हैं, पैसे से बेचते हैं। अच्छा, अभी मैं सुन रहा था पीजी जो नीट के लोग हैं बच्चे, वो तो एमबीबीएस बच्चे हैं जी जी, और वो पीजी के लिए उनको एग्जाम, वो कह रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन तो कर दिया है, ये नहीं बता रहे कब होगा। अब वो कह रहे हैं हम साउथ से आए हुए हैं, चेन्नई से आए हुए हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, हमें ये नहीं पता, हमारी तनख्वाह कट रही है, वहां ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब कह देंगे परसों एग्जाम है तो हम वापस आना पड़ेगा, 2 महीने बाद है तो हम जाके नौकरी करें, तनख्वाह लें, फिर आए। मतलब इतनी ज्यादा बुरी हालत है, इतनी ज्यादा। अच्छा, वो धर्मेंद्र प्रधान जी एक नए एचआरडी मिनिस्टर हो गए हैं, वो कभी कहते हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कभी कहते हैं हाँ गड़बड़ी हुई, कभी कहते हैं बहुत गड़बड़ी हुई, हम किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक रेल मंत्री हैं, जब से आए रोज रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिहार के अंदर रोज पुल गिर रहे हैं। गृह मंत्री साहब हैं, वो मणिपुर संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने को चाणक्य कहते हैं। अरे ऐसे कैसे चाणक्य हो भाई, 13 महीने तो मणिपुर को संभाल नहीं पा रहे हो। कश्मीर के अंदर रोज आतंकवादी अटैक्स हो रहे हैं। आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, अब तो आम लोग भी निशाने पे हैं। सर आज की जो शुरुआत है, पहला दिन है, हम लोग कहते हैं कि आगाज की बात हुई तो अंजाम कैसा होगा। आपने अभी कहा कि भाई देखिए ये जनता ने चुना है, जनता ने, विपक्ष ने, उसका बहुत रोल तो है लेकिन ज्यादा रोल जनता का है। तो आज जो जुगलबंदी दिखी, आपने देखा होगा जुगलबंदी है जिस तरीके की, उस पर कैसी है आपकी प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया होगी? जो आज पहला दिन है चूंकि, तो कहा यह जा रहा है कि आगाज जो है वो शायद अंजाम इससे भी जोरदार होने की संभावना है, या निरंतर जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें, और क्योंकि सरकार से अब बहुत जवाब तलब तो बहुत सारे इश्यूज बहुत है। आपने नीट की बात की, नीट है, फिर हम चुनावी चंदा है, वो जो बॉन्ड है उसकी बात होनी है, फिर वो जो 30 लाख करोड़ के घोटाले का एक आरोप है, वो जो एक एग्जिट पोल ने जिस तरीके से किया, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। और आपने मशवरा यही दिया है एज ए विश्लेषक और एज ए कहिए कि एक वोटर, क्योंकि हमने वोट दिया है, कि अब विपक्ष का बहुत अहम रोल है।
इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। आज देश की जनता जो है उद्वेलित है और धीरे धीरे जो भक्त समाज के लोग हैं उनका भी जहर कम हो रहा है। उनके अंदर भी जो एग्रेसिवनेस थी और गुंडागर्दी थी और एक बिल्कुल एग्रेसिवनेस थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। उनको समझ में आ रहा है कि भैया देश की जनता, भाई बच्चे तो उनके भी हैं, बच्चे तो उनके भी पढ़ना है, बच्चों को तो उनके भी नौकरी नहीं मिल रही है, घर में रसोई में तो उनको भी परेशानी हो रही है, माँ बाप की गालियां तो बच्चे खा रहे हैं, क्यों माँ बाप करें क्या बेचारे, उधार ले लेके। अब बताइए, एक बच्चा मुखर्जी नगर आप चले जाइए, यहाँ पे एक महीने के खर्चा 15,000 से कम नहीं है। अभी कोई इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने देखा वहां एक एक कमरे के अंदर 4-4 बच्चे पड़े हुए हैं और उसके अंदर कूलर नहीं है, कुछ नहीं है, गर्मी में रहते हैं बेचारे, खाने पीने का खर्चा सब मिला के 15,000। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो 15,000 रुपए महीना एक बच्चे पे खर्च कर ले? जिसके अगर 2 बच्चे हैं तो 30,000 रुपए महीने कैसे खर्च करेगा? एक बच्चे को आईएएस बनाए, दूसरे को ना बनाए, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका माने गरीब लोगों के लिए रास्ते आप रोक रहे हैं। तो विपक्ष के ऊपर तो इस बार इतना ज्यादा जिम्मेदारी है। और जो ये दादागिरी हो रही है, सुना है, आपको पता ही होगा, अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को फोन किया कि आप स्पीकर पद मत लीजिए, तो उन्होंने कहा भाई स्पीकर पद नहीं लेता, 1 लाख करोड़ की ग्रांट दे दो मुझे। अब 1 लाख करोड़ की ग्रांट अगर आप आंध्र प्रदेश को दे देंगे और 1.5 लाख करोड़ की ग्रांट बिहार को दे देंगे, तो उत्तर प्रदेश वालों ने क्या पाप किया है, बंगाल वालों ने क्या पाप किया है, वो कहेंगे हमें भी दो। तो ये अच्छा है। अब वो क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, वो कह रहे हैं उन्होंने अपने सांसदों से भी कह दिया है कि 3-3 मिनिस्ट्री का चार्ज तुम्हें दूंगा और वहां से पैसा घसीट के लाओ आंध्र प्रदेश के लिए। तो ये थोड़ी होगा भाई, ठीक है आंध्र प्रदेश हमारा प्रदेश है, हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश क्योंकि उनके लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए उनको पैसा मिले और उत्तर प्रदेश को न मिले, दिल्ली को पानी न मिले, लेकिन आंध्र प्रदेश बिहार को मिले, वहां एक अलग तरह की परेशानी शुरू हो जाएगी। बंगाल को आप जीएसटी नहीं देते, तमिलनाडु को देते नहीं, कर्नाटक को देते नहीं। अब एक पहले गुजरात को सब कुछ देते थे, अब सब कुछ जो है गुजरात के साथ साथ आंध्र प्रदेश और बिहार को भी देंगे। तो ये अन्याय तो नहीं चलेगा ना। देश का पूरा परिवार है हमारा 142 करोड़ लोगों का, हर प्रदेश वासियों का समान अधिकार है, सबको समान अधिकार दीजिए। लेकिन हाँ, दलित ओबीसी को, पीडीए को आगे ले जाना और सारा का सारा पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्ति को दे देना, इसका मैं खुलेआम विरोध करता हूं। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं आप। अगर तो मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये बार बार मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहते कि वो मौन रहा करते हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जो इश्यूज हैं, जो आपने बहुत प्रमुखता से उठाया, बहुत ही मुखरता से आपने उसको स्केच उसका खींचकर हमारे दर्शकों के सामने रखा कि वो मौन रहते हैं। लेकिन ये संसद है, तीसरा जो उनका कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, और ये 18वीं लोकसभा है। इसमें अब जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना होगा, जो मूल इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं। तो इसमें कैसे आपने भी मशवरा भी दिया, और मुझे लगता है कि अब जो सत्र चले तो जो ऐसे हार्डकोर इश्यूज हैं वो सबसे पहले आने चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से। क्लियरिफिकेशन चाहे नीट का हो, 24 लाख के लगभग बच्चे, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, और भी ऐसे बहुत सारे मसले मामले हैं। क्या आप अंतिम टिप्पणी आपकी होगी? नहीं, देखिए जवाब तो उनको देना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मनमोहन सिंह का जो मौन था वो मौन था, इस बार का जो मौन है वो क्रिमिनल मौन है। एक होता है साइलेंस, एक होता है क्रिमिनल साइलेंस। भाई ये क्रिमिनल साइलेंस है कि मणिपुर के अंदर 13 महीने से आग लगी हुई है, दोनों सीटें उन्होंने कांग्रेस को जिता दी हैं, चाहे वो मैती लोग हों चाहे वो कुकी लोग हों। इसका बारे वहां की, अच्छा वहां के चीफ मिनिस्टर को आपने बिठा के रखा हुआ है। कश्मीर में आप इलेक्शन नहीं करा पा रहे, पार्लियामेंट इलेक्शन करा दिया आपने क्योंकि आपका मामला था, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो भाई? और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र की जो पुरानी थी, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया था, 4 बार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, 1 बार की विधायक थी, उनके टिकट काटा उन्होंने, आज बीजेपी छोड़ दी। अभी तो आप देखिएगा अगले 2-3 महीने के अंदर इतने लोग बीजेपी छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो गुजरात लॉबी है, इन्होंने अपने 10 साल में किसी को नहीं इंपॉर्टेंस दी, ना आरएसएस को दी, ना अपने कार्यकर्ताओं को दी, ना अपने एमपी को दी, ना एमएलए को दी। ऊपर से ऑर्डर आता था, सबको पालन करना पड़ता था। अब लोगों की थोड़ी सांस आनी शुरू हुई है, न केवल अपोजिशन वालों को सांस आनी शुरू हुई है, बीजेपी वालों को भी सांस आनी। आरएसएस रोज एक अपना कारतूस दाग देता है। तो ये मौन जो था, उनका मौन जो था, वो तो होता है बुद्धिमानों का मौन, और ये होता है क्रिमिनल साइलेंस। आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर क्यों नहीं सुधर रहा है, आप जवाब कैसे नहीं देंगे भाई?
आपने किसानों को 13 महीने क्यों परेशान किया? जब किसान बिल वापस ही लेना था आपने उसका जवाब, अग्निवीर क्यों लाए? आप जवाब नहीं, आप तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है, जनता विपक्ष को भी देख रही है, और जो भी हमारी मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास करेगा उसको दंड और बुरी तरह देंगे। अभी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 4 महीने के बाद, आप देखिएगा क्या दंड मिलेगा। मैं वही सवाल और जोड़ना चाहता था, चूंकि वो जुड़ा कि ये इनके जो घटक दल हैं जिन्हें अभी चुनाव में जाना है, चाहे बिहार का मामला हो और भी राज्य है जहां चुनाव होने हैं, तो उनका रोल भी तो सर, उनको भी तो कहीं ना कहीं अब सजग होना होगा कि आप वो मोदी के साथ जुड़कर आप अब बच नहीं पाइएगा। उनकी 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 भूमिका अभी क्या आपको लगता है कि उनको कितनी तेजी में, कितनी त्वरितता के साथ में इन चीजों को जो मूल विषय है, भले ही आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आपने कहा कि 1,10,000 करोड़ रुपए का जो है स्पेशल पैकेज की डिमांड की कि हम छोड़ते हैं स्पीकर का पद, आप ये दे दीजिए, वहां चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बिहार है और भी ऐसे सूबे हैं, तो वहां के जो इनके घटक दल हैं, एनडीए में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भूमिका पर भी आपकी एक टिप्पणी सर। देखिए, असल में अंतर यह है कि बिहार की राजनीति पूरी तरह से जाति पे है। एक तो बिहार को स्पेशल पैकेज लेके, पैसे लेके वो अपना कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि देखिए हमने इसलिए सरकार बनाई कि आपको पैसे दिलवाने थे, एक जी। और दूसरा यह है क्योंकि पूरी तरह से जात पे है बिहार। उत्तर प्रदेश में भी उतना ज्यादा नहीं है जितना बिहार में है। अब बिहार में मानी बात है, कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी जात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटक है। यादव हैं, बहुत ज्यादा हैं, मुसलमान हैं, और ये कुछ अच्छा जो वो हैं अपने बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी अपना कुशवाहा समाज से आते हैं। अभय कुशवाहा को जिनको संसदीय दल का नेता बनाया है आरजेडी ने, वो भी कुशवाहा समाज में आते हैं। तो वहां पे जो आपको इंजीनियरिंग करनी है वो इंजीनियरिंग करनी है जो यूपी के अंदर हुई है। आर्थिक मुद्दे हिंदुस्तान में लोगों को कम समझ में आते हैं, यहां जातीय मुद्दे, बड़ी स्वाभिमान बड़ी तेजी से जागता है यार लोगों का, और जातीय स्वाभिमान तो बहुत तेजी से जागता है। तो असली मुद्दा यह है कि जो यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने किया पीडीए बना के, और जो पासी समाज को, कुर्मी समाज को, शाक्य समाज को सीटें देके उन्होंने लोगों को बिल्कुल समण बनाम पीडीए हो गया। और मानी बात है कि आपके सीएसडीएस खुद कह रहा है कि 90% सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया है। अब 90% सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन उसको जातिवाद नहीं कहेंगे, उसको गोलबंदी नहीं कहेंगे। अगर 70% यादव वोट दे देंगे आरजेडी या समाजवादी पार्टी को, तो उसको गोलबंदी कहेंगे। ये किस चीज का जस्टिफिकेशन है? तो जातीय जो हमारी सोशल इंजीनियरिंग है उसको और अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है, और समण वोटों का मोह छोड़ देना चाहिए अपोजिशन। बिल्कुल। मैं अंतिम टिप्पणी आपकी, क्योंकि वो छिड़ा है बात, तो उसमें वो बिना उसके अधूरा रहेगा कि इन राज्यों को, ठीक है सोशल इंजीनियरिंग अपनी जगह, लेकिन वहां भी तो रोजगार चाहिए, वहां भी तो महंगाई से मुक्ति चाहिए, वहां भी तो जो मूल इश्यूज हैं, तो कैसे बच पाएंगे ये लोग? क्या केवल सोशल इंजीनियरिंग अगले से काम हो जाएगा इन लोगों का कि ये चीजें छोड़ दी जाए, आप केवल पैकेज ले आइए, लेकिन जो एक हम देखते हैं कि कैसे वो गरीब कैसे मुश्किल से पैसे जुटाता है, कैसे एग्जाम में बैठ पाता है, पर्चे लीक होना, और इन सब से मुक्ति के लिए भी तो कुछ ना कुछ इन लोगों से जो वहां दल हैं, भले ही वो सत्तारूढ़ दल केंद्र में उनके साझा हैं, उनके सहयोगी हैं, वहां कैसे बचेंगे सर? नहीं, वही हुआ ना। देखिए 2014 में जहर बहुत ज्यादा था, 2019 में पुलवामा की वजह से और ज्यादा बढ़ा। ये किसी ने नहीं पूछा कि पुलवामा के अंदर आरडीएक्स कहां से आया था, कौन लाया था, जांच में क्या निकला। अब धीरे धीरे जनता को समझ में आया कि मूल मुद्दों पे लौटना आवश्यक है, इसलिए इनकी स्थिति हुई। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अंधभक्तों में जहर कम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इतना झूठ बोला है, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना झूठ बोला है। इन्होंने नहीं बताया कि अकबर के 9 रत्नों में 4 हिंदू थे, नहीं बताया। बताया क्या इन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज एक बार जब उनका सेना का पड़ाव होने वाला था, उन्होंने जब पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने कहा भाई ये तुमने मंदिर तो बना दिए, मस्जिद तो दिख नहीं रही। उन्होंने कहा साहब मस्जिद नहीं बनाई हमने। उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर मस्जिद बनाओ, क्योंकि मेरे सेना के अंदर 30% मुसलमान हैं, और मुसलमानों को उनकी पूजा का स्थल के लिए मस्जिद बना के दो, जहां वो अपना पूजा वो व्यवस्था करें। ये थी देश की व्यवस्था। अकबर का जो सेनापति था वो मुसलमान था, और शिवाजी का और जो राणा प्रताप के सेनापति थे वो मुसलमान थे। लेकिन इन्होंने हिंदू मुसलमान का जहर इतना ज्यादा घोल दिया है लोगों के दिमाग में, और इसीलिए जो अच्छे मुसलमान है वो बेचारे रोते रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, क्योंकि गुंडे तो जितने मुसलमान है उतने ज्यादा। अच्छा, ये पेपर लीक में जितने नाम आ रहे हैं इसमें कितने मुसलमान हैं?
कितने सिख हैं इसमें? जितने लोग देश की संपदा छोड़ के भागे हैं उसमें कितने मुसलमान हैं? सारे हिंदू हैं भैया। तो हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ये है अच्छे हिंदू मुसलमान कौन है और खराब हिंदू मुसलमान कौन है। अच्छे हिंदू मुसलमानों को समेटो और खराब हिंदू मुसलमान। लेकिन इन्होंने जहर असल में इतना ज्यादा बो दिया। अच्छा, पैसा है इनके पास, सारा गोदी मीडिया है इनके पास। अब गोदी मीडिया तो सारे दिन मुसलमान हिंदू का जहर लोगों के दिमाग में घुलता रहता है। अब वो जहर निकलते निकलते लोगों को ये समझ में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं विपक्षी दल का और आपका हमारा कर्तव्य है लोगों के दिमाग से जहर को निकालें और उनसे कहें कि मेन मुद्दों की तरह वापस आइए। बेरोजगारी पे आइए, महंगाई पे आइए, अग्निवीर पे आइए, किसानों के मुद्दों पे आइए। ये हिंदू मुसलमान को लड़ा के ये लोग सत्ता हासिल कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ और जैसा जर्मनी में और इटली में हुआ था। बिल्कुल ठीक है अखिल सर। आपने हमारे दर्शकों तक ये जो आज का पहला सत्र का पहला दिन था और उसको लेकर जो स्थितियां संभावित हैं और बाकी जो इश्यूज हैं इस पे बहुत शानदार ढंग से हमारे दर्शकों तक आपने अपनी बात पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सर। तो ये थे प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब जो स्पष्ट कर रहे थे कि देखिए ये अवसर है, जो तीसरा दौर है, इसमें जवाब तो प्रधानमंत्री जी को जो मूल मुद्दे हैं, मूल इश्यूज हैं, उस पर बिल्कुल देना ही होगा। और विपक्ष का रोल बड़ा अहम है। विपक्ष इस बार जिस ताकत के साथ, संख्या बल के साथ संसद में पहुंचा हुआ है, वो भी जवाब लेने के लिए कोई कूर और कसर ना छोड़े। और आज जो संसद का पहला दिन है, सत्र, ये जो 18वीं लोकसभा आज से शुरुआत जिसकी हो गई है विधिवत शपथ ग्रहण के साथ में, तो उसमें उसका रोल भी देखने वाला होगा। और अब प्रधानमंत्री जी और उनका दल बच नहीं पाएगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।